आर्टिकल 4.4.2 साइक्लोट्रॉन। इस वीडियो में हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग और साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जी। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो चार्ज पार्टिकल या फिर आयंस को एक्सेलरेट करेगी हाई एनर्जीज में। इट वॉज इन्वेंटेड बाय E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन इन 1934 टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। The cyclotron uses both electric and magnetic field in combination to increase the energy of charged particle. तो charged particle की energy ये कैसे increase करता है? By using both electric और magnetic field का combination इसमें use होता है. As the fields are perpendicular to each other, they are called cross field. तो ये क्योंकि ये दोनों fields electric और magnetic field perpendicular होगी एक दूसरे के, इसलिए हम इन्हें cross fields कहेंगे. Cyclotron uses the fact that the frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy. तो जो हम फ्रीक्वेंसी की, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सर्कुलर मोशन में जो वो मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम प्रीवियस आर्टिकल में देख चुके हैं, वो थी Q_V/2πm, जिसमें हमारा Q चार्ज है चार्ज पार्टिकल का, B मैग्नेटिक फील्ड है और M मास है चार्ज पार्टिकल का। तो इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी V नहीं है, यानी वेलोसिटी नहीं है, और वेलोसिटी नहीं है तो एनर्जी भी नहीं है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं पर भी एनर्जी से डिपेंडेंट नहीं है। चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट है हमारी एनर्जी से, एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसके बाद द पार्टिकल मूव मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर D1 and D2 which are called Ds as they look like the letter D. Figure 4.8 shows the schematic view of the cyclotron. तो हम साइक्लोट्रॉन अगर ये फिगर देखें तो ये फिगर है साइक्लोट्रॉन की। इसमें जो ये डीज है ये मेटल कंटेनर से दो मेटल के, यहाँ पर ये मेटल के डी शेप में है और इन डी शेप के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्डिंग है, मतलब इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आगे देखते हैं। एवरी टाइम द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1D टू द मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले फिगर 4.8 इनसाइड द मेटल बॉक्सेस द पार्टिकल शील्डेड एंड इज नॉट एक्टेड ऑन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेटल के इनसाइड, उन मेटल बॉक्सेस के इनसाइड जो डीज थे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी, उसकी शील्डिंग है। द मैग्नेटिक फील्ड हावर जो डीज है उसके इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्डिंग है। The magnetic will hover act on the particle and make it go round in a circular path inside the dot. लेकिन D के अंदर, इस मेटल D के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी और उस पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में पाथ में रोटेट कराएगी। एवरी टाइम द पार्टिकल गोज फ्रॉम 1D टू अनदर इट इज एक्टेड अपॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब ये गैप में चार्ज पार्टिकल जाएगा तब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको एक्सेलरेट करेगा इस चार्ज पार्टिकल को, और उस फोर्स को हमें पता है Q=F=QE से गिवन होता है वो फोर्स, और वो फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा इस गैप में, जबकि इस D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी। द साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज ऑल्टरनेटिवली इन ट्यून विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। This ensures that the particle is always accelerated by the electric field. तो जो D's है इनकी में जो पोलैरिटी है, इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये ऑल्टरनेटिवली हम चेंज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह सेट करेंगे कि ये चेंज हो जाए, जिससे क्या होगा, जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली
उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। तो जब पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ से रोटेट करके या मोशन करके यहाँ से जाएगा, तब ये एक्सेलरेट करेगा स्ट्रेट लाइन में, फिर यहाँ जाके D2 में जाके ये एक सर्कुलर पाथ करेगा, और जैसे ही ये यहाँ से मूव आउट करने लगेगा, इस गैप में फिर एंटर होने लगेगा, उसी टाइम ये उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर ये प्लस और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस पर फिर से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी वेलोसिटी को, इसकी एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद तो ईच टाइम द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और हर एक बार में जो पार्टिकल की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स लगने में एक्सेलरेशन होगा और उससे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल जब भी वो गैप में आएगा, D1 और D2 के गैप में आएगा, तब उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एज एनर्जी इंक्रीजेस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट इंक्रीजेज, और जैसे ही उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रेडियस है वो, अगर हम रेडियस का देखें तो रेडियस का फॉर्मूला डिराइव हुआ था mv/qv, और जब भी एनर्जी यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो इसका जो कंटिन्यूसली इसका पाथ, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक स्पाइरल पाथ में ये मूव करने लगेगा, स्पाइरल पाथ ये फॉलो करेगा। द होल असेंबली इज evacuated to minimize collision between the ions and the air molecule. A high frequency alternating voltage is applied to the Ds, और उन Ds पे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसके बाद in the sketch shown in figure 4.8, positive ions और positively charged ions are released at the center P। तो जो सेंटर P है, जहाँ Ds के यूज में जो P है, अगर हम डायग्राम में भी देखें, यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें तो ये P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे पॉजिटिव आयंस को यहाँ रिलीज़ किया जाएगा, और उसके बाद दे मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन वन ऑफ द Ds एंड अराइव इन द गैप बिटवीन द Ds इन अ टाइम T/2। तो ये जैसा मैंने अभी आपको बताया, P पॉइंट पे इन्हें रिलीज़ किया गया, तो ये क्या होगा, ये T2 टाइम पे सेमी सर्कुलर पाथ ऑक्यूपाई करेगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद क्या होगा, मूव करने के बाद ये फिर से इस गैप में आ जाएगा। कितना टाइम में, T/2 टाइम में इस गैप में आ जाएगा। और इस पीरियड रिवॉल्यूशन को हमें पता है, जो T था हमारा, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो जो टाइम पीरियड था वो था फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा ये। तो जो T है 1/μc, और μc है यहाँ पर हमने 2πm/qb, तो टाइम पीरियड 2πm/qb। तो Vc या फिर Vc, जैसा अभी अब मैंने देखा था, Vc qb/2πm, और इसमें μc जो है वो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन की, और इसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और μc से डिनोट किया है। आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी μa of the applied voltage is adjusted so that the polarity of D is reversed in the same time that it takes the ion to complete 1/2 of the revolution। तो इस तरह से एडजस्ट की जाएगी उसकी वोल्टेज की, ये वोल्टेज भी सेम टाइम में चेंज हो जब ये आयन हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले। मतलब जब ये पार्टिकल एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, यहाँ गैप में आ जाएगा, उसी टाइम ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। फिर ये यहाँ से हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर से ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो हमने जो हमारी पोलैरिटी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसकी जो इसको जो पोलैरिटी रिवर्स होगी वो हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन में
चेंज होगी। तो द रिक्वायरमेंट म्यू ए इज इक्वल टू वी सी इज द रेजोनेंट कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन हुई, तभी ये वर्क करेगा साइक्लोट्रॉन तब। तो जिसे रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन इक्वल होंगे। द फेज ऑफ द सप्लाई इज एडजस्टेड सो दैट when the positive ion arrive at the edge of D1, D2 is at the lower potential and the ions are accelerated across the gap। तो जब पॉजिटिव आयन, इसकी पोलैरिटी हम इस तरह रखेंगे कि जब ये आयन, ये जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, इसी कारण ये यहाँ एक्सेलरेट करेगा। सिमिलरली जब ये चार्ज आयन फिर से हाफ रिवोल्यूशन करके यहाँ गैप में आने लगेगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइड द डीज द पार्टिकल ट्रेवल इन अ रीजन फ्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इनसाइड द इंक्रीज इन दियर काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी ईच टाइम दे क्रॉस फ्रॉम वन डी टू अनदर। लेकिन जब वो क्रॉस करेगा उस गैप को डी के बीच में, तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी और उस पर फोर्स अप्लाई होगा, उस पर काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, क्यू वी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये कहाँ से आई ये भी मैं आपको बता दूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल होती है वर्क डन के, और वर्क हमारा होता है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा हर बार वो जब डी को क्रॉस कर रहा है, गैप को क्रॉस कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 4.5 it is clear that the radius of their path goes on increasing each time their kinetic energy increases। और जब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, v इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। The ions are repeatedly accelerated across the Ds until they have the required energy to have a radius approximately that of the Ds। तो उसकी धीरे धीरे उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी और सर धीरे धीरे उसकी जो रेडियस है वो D के रेडियस के इक्वल हो जाएगी और उसमें भी काफ़ी एनर्जी आ जाएगी। दे आर देन डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम बाय एन एग्जिट स्लिट। तो एक एग्जिट स्लिट के थ्रू इसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, और इस एग्जिट स्लिट से हम उसको बाहर, इस पूरे साइक्लोट्रॉन से हम बाहर ले जाएंगे। वी हैव, अब जो म्यू था, जो हमारा म्यू था वो है क्यू बी आर बाय, जो वेलोसिटी है एक्चुअल में, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। तो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो जाएगी, जिसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ डी के इक्वल है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट एक्सिस्ट एंड इक्वल द रेडियस ऑफ द डी। तो ये रेडियस है डी के इक्वल, ये रेडियस है। मैक्सिमम एनर्जी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन से बाहर आएगा। हैंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इज, और तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी होगी उस आयन की जब वो एग्जिट करेगा इस साइक्लोट्रॉन से। The operation of the cyclotron is based on the fact that the time for one revolution of an ion is independent of speed or radius of its orbit। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, वो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस और वेलोसिटी से, वेलोसिटी और रेडियस से ये इंडिपेंडेंट होता है। द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विथ एनर्जेटिक पार्टिकल्स सो एक्सेलरेटेड बाय इट। तो साइक्लोट्रॉन का यूज़, जो हमने ये पार्टिकल को एक्सलेट किया इसे बम्बार्ड करने के लिए न्यूक्लियर में, एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके बाद और जब ये बम्बार्ड करेंगे तो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इम्प्लांट आयन इनटू सॉलिड्स एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। तो फिर से इसमें आयन को सॉलिड में इम्प्लांट करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए और इवन नए मटेरियल सिंथेसाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स हैं। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज विच कैन बी यूज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।